नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आपको याद होगा कि हाल ही में राहुल गांधी पुंछ पहुंचे थे। पुंछ पहुंचकर वहां पर उन्होंने लोगों का दुख दर्द जाना था, तकलीफें उनकी जानी थी। उनको ये भरोसा दिया था कि उनकी बात वो दिल्ली तक पहुंचाएंगे, उनकी वो मदद जरूर करेंगे, हर संभव वो मदद करने की कोशिश करेंगे और उनकी आवाज को वो पार्लियामेंट से लेकर दिल्ली, यानी कि दिल्ली में जो बैठी सरकार है, उस तक वो पहुंचाएंगे और मदद भी उन तक पहुंचाएंगे। वो पहले शख्स थे, राहुल गांधी, वो पहले नेता थे जो पुंछ में पहुंचे थे। हालांकि राहुल गांधी पहले नेता थे जो पहलगांव में भी पहुंचे थे, राहुल गांधी पहले नेता थे जो कानपुर में भी पहुंचे थे। यानी कि जहां जहां लोगों की दुख तकलीफ देखने के लिए उन्हें मिली पहलगांव के बाद, वहां वहां अगर आपको कोई एक चेहरा खड़ा हुआ नजर आया या उनकी बात या दुख दर्द, उनकी तकलीफ को साझा करते हुआ नजर आया, तो वो थे राहुल गांधी। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को तो आपको पता है कि रोड शो और रैली करने से और कपड़े बदलने से फुर्सत नहीं है और सिर्फ अपनी वाहवाही करने से फुर्सत नहीं है। तो एक तरफ वो वहां पर इन तमाम कामों में मोदी जी मसरूफ हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी क्या करते हुए नजर आ रहे हैं वो आपके सामने है। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी हर चीज पर किस तरह से सही साबित होते हुए नजर आते हैं। भले ही भारतीय जनता पार्टी हर रोज सुबह उठकर उसका एक काम होता हो कि कैसे राहुल गांधी को वो देशद्रोही, पाकिस्तान परस्त, चीन का एजेंट या जो भी वो चाहें वो कहें, तो वो कह देते हैं। लेकिन और आज भी संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही किया। लेकिन आप देखिए कि राहुल गांधी के आगे किस तरह से झुकती है ये सरकार, या उनका डर जो है या उनकी जो सियासत है वो किस तरह से काम करती हुई नजर आती है, वो आज अमित शाह जब पुंछ पहुंचे हैं तब उससे पता चलता है। अभी मोदी जी को तो फुर्सत है नहीं, क्योंकि वो बिहार, बंगाल, इन सबके दौरों पर हैं। जहां जहां चुनाव होने जा रहे हैं वहां वहां आपको पता है कि रोड शो, रैलियां कर रहे हैं ताकि अपनी वाहवाही वो कर सके, अपना चेहरा चमका सके और सारा क्रेडिट वो ले सके। लेकिन इस सब के बीच अमित शाह, एक तरह से सरकार दबाव में आई है राहुल गांधी के, और वो पुंछ में पहुंचे हैं। पुंछ में पहुंचकर उन्होंने वहां पर मुलाकात की लोगों से, गुरुद्वारे भी वो वहां पर गए हैं। लेकिन वहां जाकर जो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है, जो एक तरह से अपनी ही नाकामी, अपनी ही सरकार की नाकामी को उन्होंने खुद उजागर किया है, वो आप जरूर सुनिए अमित शाह ने क्या कुछ कहा है। पाकिस्तान ने क्या किया? दूसरे दिन भारत में जम्मू कश्मीर में रिहायशी इलाकों में गोलीबारी, और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे पुंछ को हुआ। पुंछ में शायद आजादी के बाद पहली बार गोलीबारी हुई, मगर पुंछ के साथ साथ सभी जगह पे रिहायशी इलाकों पर, गुरुद्वारों पर, मंदिरों पर, मदरसों पर गोलीबारी करने का काम पाकिस्तान ने किया। तो आपने सुन लिया कि आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि पुंछ पर इस तरह से फायरिंग की गई है पाकिस्तान की तरफ से। आजादी के बाद पहली बार हुआ है जो इतनी बड़ी तादाद में शेलिंग और गोलीबारी की गई है। और उन्होंने कहा कि पूरी जो एलओसी है उसका पूरा उन्होंने जिक्र किया है, यानी कि वो ये बता रहे हैं कि इससे पहले कभी एलओसी पर इस तरह की गोलीबारी नहीं की गई थी। इसको वो खुद एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल के दबाव में वो पुंछ गए हैं, ये भी साफ तौर पर दिखता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं गृह मंत्री इससे पहले चले गए, क्यों नहीं ये तमाम बातें उन्होंने पहले कर दी। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी की राजनीति, या राहुल गांधी जिस तरह से एक तरह की सरकार को अपने सही एक तरह से जनता से जुड़े मकसद में झुकाने में एक राहुल गांधी सीधे तौर पर कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। भले ही आप राहुल गांधी को कुछ भी कहें, भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी कहें, सरकार कुछ भी कहे, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि उनकी जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो कैसे काम करती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वो सवाल जो लगातार चाहे विपक्ष हो या जो एक्सपर्ट हैं देश के, वो उठाते रहे,
और ये पूछते रहे कि क्या कोई विमान जो है, लड़ाकू विमान, क्या जो दोनों तरफ जो रिफ्ट हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्या उसमें किसी तरह से हताहत हुए हैं। जब सेना से ये सवाल पूछा गया तो उनकी तरफ से ना तो सीधे तौर पर इसको मना किया गया, ना एक्सेप्ट किया गया। ये कहा गया कि कॉम्बैट की स्थिति में है हम और नुकसान इसका एक हिस्सा है, ये सीधे तौर पर कहा गया। अब देखिए, राहुल गांधी ने जब इसको लेकर सवाल पूछे, विपक्ष ने जब इसको लेकर सवाल पूछे कि आप जवाब दीजिए कि क्या जो एस जयशंकर ने जो मुखबिरी कर दी थी उसकी वजह से क्या हमें कोई नुकसान हुआ है, तो फौरन राहुल गांधी को लेकर और विपक्ष को लेकर सवाल उठने लगे और उनको सीधे तौर पर देशद्रोही करार दे दिया गया। क्योंकि अब ये नया तरीका है कि अगर आप सवाल पूछेंगे सरकार से तो सीधे तौर पर आपको देशद्रोही बता दिया जाएगा। लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो एयर चीफ मार्शल जो हैं अमरप्रीत सिंह, उन्होंने खुद सवाल खड़े कर दिए हैं और ऐसे वैसे जगह पर नहीं बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने रक्षा सौदों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि हम इस तरह के प्रोमिसेस, इस तरह के वादे, इस तरह की डील्स कर देते हैं और साइन कर देते हैं, हमें पता होता है उस वक्त कि ये पूरी नहीं होगी। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि अब तक जितनी भी डील्स हुई हैं उनमें से कोई भी पूरी नहीं की गई हैं। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि डिफेंस सिस्टम की खरीद और डिलीवरी में हो रही देरी की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनके विचार में कोई भी प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं हुआ है। यहाँ वो हवाला तेजस का दे रहे थे, जो कि 83 जो विमान है तेजस लड़ाकू विमान, वो एयरफोर्स को जाने थे, लेकिन वो अब तक उनकी डिलीवरी नहीं हुई है। और ये HAL बना रहा है और डिलीवरी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि उनको इंजन नहीं मिल पा रहा है। इंजन क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि ये अमेरिका को देना है और अमेरिका की तरफ से अभी तक उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है। यानी कि सीधे तौर पर सरकार को इसमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, जहां पर नरेंद्र मोदी एक तरफ सेना के किए गए कार्य, उनके शौर्य का क्रेडिट जो है खुद लेते हुए नजर आ रहे हैं। कभी ऑपरेशन, कभी सिंदूर घर घर पहुंचाकर, तो कभी रैलियां कर कर, कभी रोड शो कर कर, वो जो ओछी राजनीति कर रहे हैं वो सब आपके सामने है। लेकिन एयर मार्शल जो हैं उन्होंने अपने वर्ड्स को जरा भी मिन्स नहीं किया, यानी कि उन्होंने कोई बात छिपाई नहीं, कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने देश हित में जायज सवाल उन्होंने उठाए हैं और पूछा है और डील्स को लेकर उन्होंने सवाल पूछे हैं। क्योंकि अभी तक हम ये देखें कि अगर एयरफोर्स को अब तक अगर कुछ मिला है तो वो है 36 राफेल विमान। इसके अलावा लगातार जो भारत में जो जिस तरह से विमान या रक्षा से जुड़े हुए जो भी साजो सामान जो बन रहे हैं उसको दरअसल प्रमोट किया जा रहा है, और उसकी बात भी उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में जो अपना वक्तव्य रखा है उसमें उन्होंने कही है। लेकिन राजनाथ सिंह ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। राजनाथ सिंह ने 1971 का जिक्र किया। इंदिरा गांधी का नाम उन्होंने मुंह से नहीं लिया क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से उन्होंने कर दिए थे, तो उनके बात वो कर रहे हैं, 1971 की बात कर रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं। सुनिए आप क्या कहा है रक्षा मंत्री ने। जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूँ शायद 4 टुकड़े हो जाते। तो आपने सुन लिया, यहाँ पर 1971 का जिक्र कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे 2 टुकड़े हो गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम नहीं ले रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, नेहरू, इंदिरा, कांग्रेस को तो बीजेपी को हर रोज सुबह उठकर कोसना है, तो इंदिरा गांधी के उस जज्बे की बात वो कैसे कर सकते हैं, उस गाथा के बारे में कैसे बता सकते हैं? क्योंकि उन्हें तो ये बताना है कि 2014 के बाद से ही दरअसल सर्जिकल स्ट्राइक्स शुरू हुई हैं या पाकिस्तान को सबक सिखाना शुरू हुआ है, उससे पहले तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इसीलिए
1971 का जिक्र करेंगे लेकिन इंदिरा गांधी का नहीं करेंगे। इस सबके बीच कांग्रेस ने, पवन खेड़ा ने विदेश नीति को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही। और जो सीज फायर हुई है, कैसे हुई है, किस तरह से हुई, किसके कहने पर हुई, इस सब को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वो आपके सामने हैं। लेकिन हाल ही में अभी रशिया के साथ पाकिस्तान का एक सौदा हुआ है जिसमें जो उनकी बंद पड़ी हुई स्टील मिल थी उसको लेकर $2.5 मिलियन जो हैं वो अब रूस पाकिस्तान को देगा। आप सोचिए किस वक्त ये डील हो रही है, जब भारत पर हमला हुआ है, जब भारत के प्रतिनिधि मंडल जो हैं वो अलग अलग देशों में जो है वो जा रहे हैं, उस वक्त रशिया जो कि हमारा पारंपरिक हमारे साथ वो रहा है, हमारा दोस्त रहा है, हमेशा से हमारे साथ उसके संबंध बहुत घनिष्ठ रहे हैं, वो क्या कर रहा है, पहले वो Mi-35 जो है रशिया में जो बनता है वो पाकिस्तान को वो देता है और अब पाकिस्तान के साथ वो $2.5 मिलियन की वो डील कर रहा है, वो भी एक ऐसी स्टील मिल के लिए जो कि बंद पड़ी हुई थी। इसको लेकर बेहद गंभीर सवाल पवन खेड़ा ने उठाए हैं, आप उनको सुनिए, फिर मैं अपने मेहमानों के पास जाऊंगी। उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है, ये आपकी विदेश नीति है। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली, चिंतित कर देने वाली बात, रशिया ने पाकिस्तान की एक पुरानी स्टील मिल जो बंद हो चुकी थी उसके साथ कोलैबोरेशन की, $2.6 बिलियन इसमें पाकिस्तान को मिलेगा। ये रशिया जो हमारा पुराना साथी, परंपरागत मित्र, वो अब पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहा है। अभी मोदी जी की सरकार जब से बनी है तब से Mi-35 रशिया ने पाकिस्तान को दिए। कोई सोच नहीं सकता था कि रूस और पाकिस्तान, रशिया और पाकिस्तान इतने करीब आ जाएंगे, लेकिन आपके सामने है। कुवैत, गल्फ, ईरान, सबके समझौते पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद हो रहे हैं। कुवैत ने वीजा की रेस्ट्रिक्शन हटा दी है। हो क्या रहा है ये विदेश नीति में? और विदेश नीति पे सवाल उठाओ, सब आप राष्ट्र विरोधी हो। सुरक्षा नीति पर सवाल उठाओ, राष्ट्र विरोधी हो। ये कब तक आप राष्ट्र विरोधी कह कहकर सवालों से बचेंगे? और पूरे देश में घूम रहे हैं कपड़े बदल बदल के, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन। अरे आप ये जरा अपनी गिरेबान में झांक कर देखिए ना कि कहां ले आए आप भारत को। अमेरिका धमका रहा है, कह रहा है हमने व्यापार रोकने की धमकी दी इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। आपकी हिम्मत नहीं हो रही एक जवाब देने की। और कोलंबिया जैसा देश पाकिस्तान के साथ खड़ा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कौन आपके साथ खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, ये हम नहीं पूछेंगे। और सबसे ज्यादा, जैसा मैंने आपको कहा, ये दुखदाई विषय है। तो आपने सुन लिया कि ये दुखदाई विषय है कि कोई भी देश हमारे साथ, छोटे से छोटे, कोलंबिया से लेकर श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश और नेपाल तक की उन्होंने बात की है कि वो भी हमारे साथ नहीं खड़े हुए। ये तब है जब 72 से ज्यादा देश में प्रधानमंत्री जा चुके हैं, 200 से ज्यादा यात्राएं उन्होंने की हैं, वो कितने बड़े विश्व गुरु हैं इसका डंका लगातार वो देश में बजाते रहे हैं। ये कहते रहे हैं कि कैसे सबसे उनके कितने घनिष्ठ संबंध हैं और किस तरह से वो एक तरह से कहते हैं ना कि झप्पी पाने वाली जो विदेश नीति है, गले पड़ने वाली जो विदेश नीति है, वो करते रहे। लेकिन उसका नतीजा आप सबके सामने है कि एक छोटा सा देश जो दुनिया को पता है कि आतंकवाद को प्रोड्यूस करता है, उस देश की विदेश नीति को आप देखिए कि कैसे तमाम देश उसके साथ जाके खड़े हो रहे हैं, उसके साथ डील कर रहे हैं। और 140 करोड़ से ज्यादा का देश हमारा, और जहां हम ये कह रहे हैं कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी है और ये दावा किया जा रहा है कि अब तो चौथी बन गए हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, वो उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। तो आप ये देखिए कि कैसे हर मोर्चे पर ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। अमित शाह वहां एक्सेप्ट करते हैं, राजनाथ सिंह एक्सेप्ट करते हैं, उसके अलावा पवन खेड़ा ने जो सवाल उठाए हैं। और आप ये देखिए कि कैसे जब वो बिहार भी पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी और रोड शो उन्होंने किया, आप सोचिए प्रधानमंत्री अगर पहुंच रहे हैं, वहीं उनकी डबल इंजन की सरकार है तो उन्होंने कितना अपने लिए तामझाम इकट्ठा करवाया होगा। लेकिन रोड शो में भीड़ जो है वो पूरी तरीके से नदारद थी। कम से कम शुरुआती 10 मिनट तक नरेंद्र मोदी अपनी कार से नहीं निकले क्योंकि वहां पर भीड़ ही नहीं थी, क्योंकि लोगों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से मनमाने ढंग से जो सीजफायर जो की गई है, जिसको पता नहीं क्यों की गई, कैसे की गई, उसका एक गुस्सा है। और जो तिरंगा यात्रा निकाली गई वो भी एक तरह से फ्लॉप साबित हुई। तो मोदी जी अब देश की यात्रा पर निकल गए हैं, अब घर घर सिंदूर बांटा जाएगा। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो करें तो करें क्या, ताकि पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसका क्रेडिट उनको मिल जाए
और फिर से बिहार में और आने वाले राज्यों में उनकी सरकार बन जाए, क्योंकि सिर्फ यही समझ में आता है मोदी जी को। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। 3 खास मेहमानों को आप देख सकते हैं। मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी बहुत जबरदस्त तरीके से वो समझते हैं। ओमकारेश्वर जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, बेबाकी से अपनी बात को रखने वाले धनंजय जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। अमरीश जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, खास तौर पर अब जब हम पुंछ की बात करते हैं तो पहले टीएमसी का डेलीगेशन पहुंचा था, उसके बाद राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। एक प्रोमिनेंट चेहरा जिसको हम कहें, जो विपक्ष के नेता हैं, वो वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद साफ तौर पर लगा कि एक प्रेशर सरकार को फील हुआ और यही वजह है कि राहुल गांधी के जाने के फौरन बाद ही अमित शाह वहां पर जाते हैं और वहां जाकर ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जो इतनी भारी तादाद में पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की गई है। यानी कि अपनी नाकामी की बात वो खुद ही करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहां पर क्या है, मेन बात यह है कि एक तरह से अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने ये मान लिया कि पाकिस्तान का जो वो अनएक्सपेक्टेड था और ये बात भारत सरकार बहुत दिनों से मान नहीं रही थी। सीज फायर जो हुआ है उसके पीछे एक बड़ा हिस्सा है, प्रवीण साहनी से लेकर तमाम लोग जो बोल चुके हैं कि जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था उससे इंडिया वाज सरप्राइज। ये लोग चकित रह गए थे कि इतना उनको उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा था हम एक ऑपरेशन करेंगे, हम पहले से बता दिया, नहीं बताया, चलिए उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने ये तो कम्युनिकेट कर दिया था कि हम आतंकवादी ठिकानों पे मार रहे हैं, पाकिस्तान की जो सेना है उसको हरकत में नहीं आना चाहिए, और यही इन्होंने उम्मीद भी कर ली। और मुझे तो हैरत यह है कि कैसे कोई ऐसी उम्मीद कर सकता है कि आतंकवादी ठिकानों को आप मारो, किसी का एयर स्पेस के अंदर मारो और फिर वो रिस्पॉन्ड ना करे। ये आपने एक अजम्पशन मान लिया था और उसके बाद जब उसने रिस्पॉन्ड किया तो फिर आपके पास, आप हड़बड़ी में आपने जो कुछ हो सका आपसे वो आपने किया उसी, और एक आपने जिसको कहते हैं विंडो दे दी, आपने एक तरह से सुराख एक पैदा कर दिया जिससे लोग ये आकलन, मतलब एक कई तरह की बातें कर सके कि आपका रफाल गिर गया, पाकिस्तान ने ये अचीव कर लिया, पाकिस्तान का जो J-10 जो चाइना ने दिया वो सुपीरियर है, आपके राफेल में वो दमखम नहीं है, आपका जो पूरा एक जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है, क्योंकि आजकल इंटीग्रेटेड सिस्टम से लड़ाई होती है, एक तरफ रडार होता है, एक तरफ एयर वार्निंग कम्बैट सिस्टम होते हैं, एक तरफ जैसे रफाल जेट होता है, फिर उसकी मिसाइल होती है, उसके साथ साथ जो उसका पूरा डिजिटल एक जो कंट्रोल होता है। तो ये सारे जो चीजें हैं पाकिस्तान के पास, चाइना के सिस्टम्स थे जिनमें एक तारतम्य था, इंडिया के पास अलग अलग देशों के सिस्टम थे, कहीं कोई इजराइल का था, कहीं कोई फ्रांस का था, कहीं कोई रशिया का था, तो उसमें तारतम्य नहीं बैठ पाया और ये लोग तैयार भी नहीं थे और तारतम्य भी नहीं बैठ पाए। ये बात देखिए, इससे सबसे महत्वपूर्ण बात उभर के आती। और पाकिस्तान जो इस समय जो पूरी दुनिया में कह रहा है और उसके लोग कह रहे हैं कि देखिए हम तो इस मामले में सफल रहे, हम पे एक हमला हुआ, हमने उसका जवाब दे दिया। पाकिस्तान अपनी फतेह की बात अपनी तरह से वो करे भाई, वो उनका मसला है और वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को जो बता रहे हैं वो उनका मसला है। हम लेकिन इस चीज को, हमारे यहां देखिए मुख्य सवाल क्या है कि हम लोगों को ये पूछने के लिए मना क्यों कर रहे हैं कि अब आप जो है जो जेन्युइन सवाल नहीं पूछिए, और दूसरी बात हम खुद नहीं बता रहे कि हम किस तरीके से हम हमारी क्या कमजोरियां रही। अब देखिए, जो एयर चीफ मार्शल है, उन्होंने जो एपी सिंह साहब, उन्होंने जो बोला है, और जो सीआईए का जो चेंबर ऑफ कॉमर्स जो इंडिया की सबसे सुप्रीम बॉडी है बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट की, उनके फोरम में बोला है और उन्होंने पब्लिकली कहा है कि हमको देखिए अभी तक 2021 में तेजस का करार हुआ था, 83 लाइट एयरक्राफ्ट हैं वो तेजस, वो इंडिया में बनने थे और वो मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सिंबल था, वो हमको डिलीवर नहीं हुए। और उसके साथ साथ उन्होंने 2-3 और ऐसी ही बातें बताई। एक चीज और आपको बता दें,
जो ये तो लाइट एयरक्राफ्ट की बात है, जो इंडिया ने जो एडवांस्ड मीडियम जो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके भी इंडिया ने 2031 तक उसका एक इन्होंने इंडिया ने टाइमलाइन रखा है कि 2031 तक हम उसको अपने यहां बना लेते। आपको बता दें चाइना ने ऑलरेडी उस वैरायटी के एयरक्राफ्ट हैं उनको अनवेल कर दिया है, चाइना के पास है वो, पाकिस्तान को वो कभी भी दे सकता है। तीसरी बात ये जो रशिया वाली बात है, रशिया पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि ये स्टील मिल वाली जो बात है ये तो डिफेंस से बहुत आगे जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रशिया पाकिस्तान की मदद करे, इतने तो सीधे ऐसा लग रहा है कि चाइना का पूरा इसमें हाथ है। और चाइना का और रशिया की जो प्लानिंग है कि एक यूरेशिया का ब्लॉक बनाया जाए जो अमेरिका से अलग हो, अमेरिका जिस तरह की दादागिरी दिखाता है उससे अलग हम एक अपना इकोसिस्टम अलग बनाए जिसमें चाइना रशिया रहे और बाकी देशों को भी हम फलने फूलने का मौका दे। ये बात देखिए साफ है, कोई क्योंकि अभी तक कोई इस तरह के इंपीरियल एम्बिशंस रशिया या चाइना ने नहीं दिखाए कि दूसरे देश को हड़प कर लो या उस पर जुल्म करो, ये जो इजराइल और अमेरिका की खासियत रही है। अब भारत को तो ये तय करना है ना कि अगर ये वो पुराना रशिया नहीं रहा, वो सोवियत यूनियन जो है वो टूट चुका है और ये जो नया रशिया है जिससे 15 देश अलग हो गए हैं, जिसको नेटो ने घेर रखा है, जिसको कभी भी ये पूरा यूरोप मिलके रशिया पे हमला कर रहा है यूक्रेन के माध्यम से, क्योंकि यूक्रेन तो लड़ नहीं रहा है, ये तो पूरा यूरोप लड़ रहा है, नेटो की एक बड़ी ताकत लड़ रही है। और ये जो रशिया है इसको चाइना के पास जाना ही जाना है, क्योंकि चाइना अब अगर अमेरिका नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है, तो चाइना के साथ उसको जाना है। तो अब आप समझिए कि जो आपका जो ट्रेडिशनल फ्रेंड था उसकी भी एक जियोपॉलिटिकल कुछ ऐसे कंपल्शन हैं और अपॉर्चुनिटीज भी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केवल कंपल्शन है, अपॉर्चुनिटीज भी चाइना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। भारत को क्या समस्या है चाइना के साथ एक समझौता करने में, ये समझ में नहीं आ रहा कि शंघाई आप एससीओ के पार्ट नहीं है, उधर जो पाकिस्तान चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया है उसके आप मतलब नहीं है कि उससे कौन मजबूत होगा। आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा, अरे कैसे डिवाइड हो जाएगा भाई, जब आपका जो मतलब भारत में इतनी सारी इंसर्जेंसीज रही हैं, जब भारत में भी देखिए डिवीजन नहीं हुआ, मतलब एक समय कहा जाता था नॉर्थ ईस्ट के स्टेट चले जाएंगे कहीं और, मतलब वो अलग हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली नहीं हुए। वैसे ही आप सोचते हैं कि पाकिस्तान का जो ये है मतलब पंजाबी स्टेट है और वो सिंध बलूचिस्तान हर जगह प्रॉब्लम है, इंसर्जेंसी है, लेकिन अभी अलग हो जाएंगे ये सोच लेना, ये मतलब ये तो एक ख्याली पुलाव बनाना है, बल्कि उल्टा डायरेक्शन उल्टा है इस समय की, और ज्यादा कैसे ये सब रीजन्स डेवलप हों इसकी अब केवल पाकिस्तान चिंता नहीं कर रहा है बल्कि चाइना भी चिंता कर रहा है, रशिया भी चिंता कर रहा है। तो भारत को भी तो चिंता ऐसा करना चाहिए रशिया और चाइना को। वो तो हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, हम उनको ये इंप्रेशन देंगे कि हम इजराइल और अमेरिका के साथ हैं। अभी निशिकांत दुबे ने क्यों कहा वहां जाके कुवैत में कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, फिलिस्तीन के साथ, यह आपका 2 स्टेट सोल्यूशन आपकी पॉलिसी रही है। जयशंकर जो है वो इस चीज को बोल चुके हैं कई बार, फिर भी लोग जानते हैं कि आप इजराइल के करीब हैं। आप इजराइल के किलर ड्रोन भी भारत में बनते हैं अडानी के समझौते के साथ, जो वहां बच्चों को कत्ल करने में इस्तेमाल होते हैं। मिडिल ईस्ट के देश आपसे इसलिए नाराज भी हैं, इसलिए निशिकांत दुबे को कहना पड़ा ना। तो अगर जब आपको एक अपॉर्चुनिज्म के तहत ये सब कहना पड़ रहा है तो उसको आप उस अवसरवाद को अवसर में बदलिए, उसको आप वाकई एक पॉलिसी में एक पॉलिसी शक्ल, उसको पॉलिसी की शक्ल दीजिए। उसमें क्या आड़े आ रहा है, उसमें क्या इनकी विचारधारा आड़े आ रही है कि ये जो इस्लामोफोबिया पे पूरी जो इस समय जो 2014 के बाद से जो सरकार वो इस्लामोफोबिया नहीं छोड़ पा रही है, या इसके पीछे अमेरिका और इजराइल का प्रेशर है कि भाई वो आप उधर नहीं जा सकते हैं, और अगर आप चले गए तो वो क्या कर लेंगे अमेरिका इजराइल, वो एक अलग सवाल है, वो कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वैचारिक इनकी समस्या दिख रही। तो ये देखिए, ये मोटा मोटी इस तरह की पिक्चर उभर के आ रही है। जी ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। धनंजय जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले ओंकारेश्वर जी आपसे एक क्विक कमेंट।
जो फिलहाल मैंने भूमिका रखी और खास तौर पर जिस तरह की बातें अमित शाह ने कही है, राजनाथ सिंह ने कही हैं, उस पर आपकी पहली टिप्पणी मैं चाहूंगी। और उसके साथ साथ जो सवाल विदेश नीति को लेकर पवन खेड़ा ने भी उठाए हैं। एक तरफ आप अपना ढिंडोरा पिटवा रहे हैं, पूरे देश भर में घूम घूम कर आप जबरदस्ती लोगों पर जो चीजें थोप रहे हैं, घर घर सिंदूर भिजवाने की जो बात करें, इसमें ममता बनर्जी ने कल बहुत तगड़े तरीके से जो है आड़े हाथों लिया है। आप एक तरह से एक इलेक्शन स्प्री पर हैं। आपको सिर्फ दिखता है तो सिर्फ एक चीज के कैसे इलेक्शन को जीता जाए, कैसे अपनी इमेज को चमकाया जाए और मोदी मोदी के नारे लगवाए जाएं। लेकिन एयर चीफ मार्शल अगर जो सवाल उठा रहे हैं, जो विदेश नीति आपकी फेल हो रही है, आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पहली बार एलओसी पर ऐसा आजाद भारत में पहली बार हुआ है। राजनाथ सिंह 1971 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मौका मिलता तो 4 टुकड़े कर देते। भाई क्यों नहीं किया आपने ऐसा? लोग तो इंतजार कर रहे थे ना कि पीओके पे कब्जा होगा, तो क्यों आपने आनंद फानन ने सीज फायर कर दी पाकिस्तान के कहने पर या अमेरिका के कहने पर? वो तो वही बताएंगे। मुझे लगता है कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर सिंह के बाद अब ये 2 बड़े मंत्रियों का जो बयान आया है वो मोदी सरकार को बुरी तरह एक्सपोज करने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाते हैं और खुद ये स्वीकार करते हैं कि शायद आजादी के बाद या 48-49 के बाद पहली दफा पुंछ में रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी हुई है। रिहायशी इलाकों पे उन्होंने खुद इस बात को कहा। अगर मीडिया कहता तो उसको राष्ट्र विरोधी कहते, अगर विपक्ष कहता तो वो कहते पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहा है। अब तो माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं ना कि वहां रिहायशी इलाकों पे गोलाबारी पाकिस्तान ने की और उसमें मदरसों पे, मस्जिदों पे, स्कूलों पे, कॉलेजेस पे, चर्च पे, सब पे हमले किए। तो जाहिर है उसमें कुछ नुकसान हुआ होगा, हो सकता है कुछ जान माल की क्षति भी हुई होगी। इसका डिटेल तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन उनका ये कहना और साथ साथ ये जोड़ना कि हमारे प्रिसाइजन अटैक के जवाब में उसने पूरे पश्चिमी बॉर्डर पे सब जगह हमले किए, सब जगह हमले किए। और यही सच है, एयरफोर्स ने अपनी ब्रीफिंग में ये कहा भी था कि उसने समूचे वेस्टर्न बॉर्डर को खोल दिया था। या जम्मू कश्मीर का ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का एलओसी का जो मामला था, वहां से लेके पंजाब, पंजाब से लेके राजस्थान, राजस्थान से गुजरात, वहां तक के समूचे पश्चिमी बॉर्डर पे पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा था। अब आइए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कहते हैं। वो ठीक कहते हैं कि 71 वॉर में जब भारतीय नौसेना ने हरकत की थी तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। तो माननीय रक्षा मंत्री जी ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि इस बार नौसेना ने हरकत क्यों नहीं की? आप कह रहे हैं ना कि नौसेना ने हरकत की होती तो, अरे भाई क्यों नहीं की? आपने रोक दिया या किसने रोक दिया? या नौसेना हरकत कर नहीं पाई, क्या वजह है? मतलब आप नौसेना को ब्लेम कर रहे हैं या प्रधानमंत्री के निर्णय को ब्लेम कर रहे हैं या अपने आप को कह रहे हैं या आप ये कहना चाहते हैं कि हमने रिस्ट्रेन मेंटेन कर लिया? क्या है इसके पीछे सच्चाई? ये बयान जो है वो कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं है और भारत सरकार को ही एक तरह से मोदी सरकार के निर्णयों को एक्सपोज करते हैं कि भाई अगर इतने सारे अटैक सिविलियन इलाके पे हो रहे थे तो हमने क्या उसका कारगर जवाब दिया? और अगर हमने कारगर जवाब दिया तो हमने सीज फायर क्यों किया? वो हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट करेगा, समूचे वेस्टर्न बॉर्डर पे अटैक करेगा और हम सीज फायर करेंगे। ये कौन सी बुद्ध वाली भाषा हो गई? तो फिर हमने वो 9 जगह आतंकी ठिकाने पे हमले क्यों किए? तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ, और प्रधानमंत्री जी बिहार में जाकर सिंदूर बांट रहे हैं। महिलाएं घर घर में कह रही हैं कि सिंदूर को लाने का हक सिर्फ और सिर्फ उनके पतियों को होता है, पतियों के अलावा और कोई सिंदूर नहीं देता। आपस में महिलाएं एक दूसरे को जरूर सिंदूर लगा देती हैं, सुहागिनें एक दूसरे को, या माता अपनी बहू को या बहू अपनी माता को, लेकिन सिंदूर देने का हक जो है वो किसी गैर मर्द को नहीं होता, किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं होता। सिंदूर बड़ी पवित्र चीज है भारतीय महिलाओं के लिए, और वो देने का हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पति को होता है। पति ही सिंदूर वो चुटकी भर लेके आ सकता है और लगा सकता है या उसको देता है।
तो ये जो अभियान है, जिसने भी प्लान किया होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये एक फ्लॉप अभियान के तौर पे है। कहीं कोई एंथुजियाज्म नहीं दिखाई दे रहा है। लोग जो रैलियों में दिखाई देते हैं, सबको मालूम है कि वो किस तरह से लोग बुलाए जाते हैं, तमाम बसेस भेज के, पेमेंट करके, और लोगों को इकट्ठा किया जाता है। लेकिन जो एक स्वतः स्फूर्त, आपको याद होगा जब मोदी बैठक किया करते थे, इस तरह की रैलियां करते थे, तो जोशीला वो रैलियों से वो आवाजें आती थी, मोदी मोदी, वो आवाजें अब खत्म हो चुकी हैं। वो जो पटना में रोड शो किया गया है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल ही वही भागते हुए आगे बढ़ रहे हैं, यानी वो पेड वर्कर्स हैं, उनको भगाया जा रहा है कि भाई तेरी भीड़ इकट्ठे करते रहना पूरे उसमें साइट में। तो ये जो पूरा का पूरा जो है, लोग तो जान चुके हैं ना, आप कितना छुपाएंगे। आपका आपके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि हमने हमले की शुरुआत में ही बता दिया था। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर नौसेना ने हरकत की होती तो ऐसा हो जाता, हरकत क्यों नहीं की ये नहीं बता पा रहे हैं। गृह मंत्री स्वयं ये कह रहे हैं कि इतने सारे इलाकों पे हमले हुए, हमारे सिविलियन इलाकों पे, मंदिर मस्जिद चर्च चर्च पे। अरे भाई, हमारे मंदिर मस्जिद पे हमले वो करेगा और हम चुप रहेंगे? हम कहेंगे कि हमने सिर्फ 9 या आतंकी ठिकानों को हमले किए। वायुसेना के प्रेस बयान में साफ साफ है कि हमारे 9 ठिकानों पे, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे हमने जब हमले किए तो उसने 36 ठिकानों पे हमले किए। फिर हमने ब्रह्मोस जी छोड़े और फिर हमने मिसाइलें दागी और उनके एयरपोर्ट उड़ाए, जो उनके जितने भी एयरफोर्स के हैं। और लेकिन ये सीज फायर का वक्त नहीं था। सीज फायर इस वक्त नहीं करना चाहिए था जब हम जीत रहे थे, क्योंकि भारत ने, देश सरकार ने, पार्टी ने देश भर को ये बता रखा है ना कि वो पीओके तो तुरंत हाथ में आ जाता। अगर वो होते तो पीओके आ जाता। तो भाई इस बार तो आप ही थे, तो आप पीओके लाने से पहले क्यों रुक गए? पीओके ले आते, बलूचिस्तान को अलग कर देते। इस बार तो, और रक्षा मंत्री कह ही रहे हैं कि 2 नहीं 4 टुकड़े हो जाते। तो फिर रुकना किस बात का? किस बात से क्या मजबूरी हो गई? अगर अमेरिका मजबूरी है तो याद करिए 71 को, इस तरह इंदिरा गांधी ने टेबल पे बिठा के चाय पिला के कह दिया था कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं जनरल सैम को बोलूंगी। ये कलेजा आप क्यों नहीं दिखा पाए? तो मुझे लगता है कि सरकार इस पूरे अभियान में पूरी तरह से जो है वो एक्सपोज होती जा रही है। विपक्ष क्या सवाल उठाएगा? शशि थरूर कह रहे हैं, शशि थरूर तो सरकार की चमचागिरी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 2016 में पहली दफा अंदर घुस के और सर्जिकल स्ट्राइक किया। कल ही एक जनरल का वीडियो वायरल था, उसने तावल ठोक के कहा कि मैं बुलाता हूं, मैं खुद था उसमें और मेरे कमांडर खान थे, और हमने इस सेक्टर में जो है वो अंदर जाके अटैक किया था और वो ऑपरेशन किए थे। फिर पवन खेड़ा ने उनको खुद ही एक्सपोज कर दिया, शशि थरूर को, उनकी किताब का हवाला देके कि अपनी किताब में ये खुद लिख चुके हैं कि इससे पहले कितनी दफा इस तरह के ऑपरेशन हो चुके हैं। तो सरकार जी किसी भी चीज पे टिक नहीं पा रही है। सरकार के पास जवाब नहीं है और वो जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार जनता समझ गई है कि सच्चाई क्या है। जी बिल्कुल, वो साफ तौर पर दिख रहा है। हमने देखा पुलवामा के बाद जो जनता के अंदर जो जोश हमें देखने के लिए मिला था, और चाहे वो हम ये कहें कि रैलियां करके या वो सब करके एक तरह से उसको भी ट्रिगर किया गया था, वो पहलगाम के बाद एक तरह से हमें पूरी तरीके से नदारा दे और डेस्परेट एक तरफ सरकार नजर आ रही है कि किसी तरीके से जनता को इसे इस तरह से भावनात्मक तरीके से राष्ट्रवाद की ओढ़नी उड़ाकर इसको अपनी तरफ लाया जाए ताकि उन्हें एक बार फिर से फायदा मिल सके। और फायदा क्या है? चुनावी फायदा, इसके अलावा तो कोई और फायदा दिखता नहीं है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को, वो साफ तौर पर दिख रहा है। धनंजय जी, आपका पहला कमेंट राहुल गांधी से लेकर, क्या आपको लगता है सरकार राहुल गांधी के प्रेशर में आई है? क्योंकि इससे पहले क्यों नहीं चले गए थे अमित शाह पुंछ? अनम्यूट कर लीजिए जी। राहुल गांधी के प्रेशर में आए या नहीं आए तो अलग बात है, लेकिन मूल बात यह है कि ये खुद के प्रेशर में आ गए। खुद का इनका आत्मविश्वास जो है जवाब दे गया है। इसलिए कि जब खुद से ये सवाल करते हैं तो उन सवालों के जवाब इनके पास नहीं है। ये रैलियों में जाकर के जो नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, गुजरात से लेकर के बिहार तक में, पश्चिम बंगाल तक में, वो क्या बोल रहे हैं? अभी बोल रहे हैं, आज बोला ना उन्होंने बिहार में कि हमने जो वादा किया था मिट्टी में मिला देंगे, हमने मिट्टी में मिला दिया।
अरे मिट्टी में मिला दिया गया, तो ये आपके जो बोल रहे हैं गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और एयर चीफ मार्शल, वो सब क्या बोल रहे हैं? छोड़ दीजिए विपक्ष क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, हम पत्रकार क्या बोल रहे हैं। फिर जो अभी आप कह रहे हैं सबको मिट्टी में मिला दिया, तो ये जो परसों तरसों पाकिस्तान में जो एक आतंकवादियों के ग्रुप ने बैठ करके सरेआम जो है भाषण किया, उसमें 32वें रैंक का जो है आपका आतंकवादी हफीज का बेटा वो उसमें भाषण दे रहा था। उसका नाम है तलहा सईद। फिर वो भाषण दे रहा था सैफुल्लाह कसूरी, जिसको आपने कहा कि ये पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है। तो ये सब भाषण कैसे दे रहा है? खुलेआम भाषण दे रहा है, दिन में भाषण दे रहा है, रात में भाषण नहीं दे रहा है। न बादल वहां घिरा हुआ कि दिखाई नहीं पड़ रहा आपको। तो आप उसको कहाँ मारे जाकर? आतंकी हाफिज सईद है, जो अजहर मसूद है, वो जो नामचीन आतंकी है, वो तो सब जिंदा है। तो आपकी कार्रवाई रुकी क्यों? और फिर जो है आपने वहां पे 9 ठिकानों पे हमला किया, पहले बताया या बाद में बताया, कभी भी बताया, छोड़ दीजिए, उसमें भी मत पड़ी। लेकिन आपको क्या लगा था कि अब वो आप मारेंगे, अब वो कुछ नहीं करेगा? बिना मारे जब वो हमला करता है, हमारे अंदर घुस आता है, 300 किलोमीटर आतंकी घुस आते हैं और हमारे निर्दोष नागरिकों को मार देते हैं, तो आपको इतना इल्म नहीं था कि हम वहां अटैक करेंगे तो रिटेलिएट करेगा वो? तो आपने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए जो आप आज आकर के भाषण दे रहे हैं? पूंछ में पहली बार हुआ या क्या हुआ? पूंछ में 20वीं बार हुआ, छोड़ दो पहली बार, लेकिन 20वीं बार भी क्यों हुआ? आपने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? हमारे गांव में मैं बताऊं, वो झाड़ फूक वाला भी जाता है ना, तो किसी के यहाँ जाता है तो पहले अपने आप को बांधता है, अपने घर को बांधता है, उसके बाद जाता है। ये एकदम ऐसी बात कर रहा हूँ जो गवाही बात है, वो बता रहा हूँ। आपके इतने सारे थिंक टैंक्स हैं। आरएसएस तो 100 साल से सोच रहा है हिंदुस्तान कैसे मजबूत बनेगा। 100 साल में इतना भी नहीं सोच पाए कि तुम किसी को मारने जा रहे हो तो वो क्या बैठा रहेगा? वो क्या भारतीय मुसलमान है कि चुपचाप उसको मॉब लिंचिंग करोगे और चुप बैठा रहेगा, कोई रिटेलिएट नहीं करेगा? तो ये जो कंप्लीट हर मोर्चे पर फ्लॉप हुए। आप याद कीजिए फिलिस्तीन वाले मसले पे, फिलिस्तीन पे जब अटैक किया इजराइल ने, हमेशा से ये स्टैंड रहा भारत का कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। वाजपेयी जी तक के भाषण याद दिलाए गए नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? इनके अंटू पंटू जो है उन लोगों ने क्या कहा? और अभी ये निशिकांत दुबे जो दिन रात मुसलमानों के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ बकवास करते रहते हैं, वो जाकर के क्या बोल रहे हैं? क्या कहा उन्होंने विदेश जाकर के? आप प्रतिनिधिमंडल गए हो, पाकिस्तान का आतंकवाद उजागर करने गए हो, या भारत को दोरंगी नीति वाला बताने गए हो? इससे क्या साबित होता है? नरेंद्र मोदी बाहर कुछ बोलते हैं, घर में कुछ बोलते हैं, और अब तो कहीं नहीं बोल पा रहे हैं। अब तो घर में भी नहीं बोल पा रहे हैं कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, ट्रंप तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? भारत में जो अमेरिका के राजदूत है उनको बुला करके क्यों नहीं कहा एक बार भी मोदी ने कि भैया ये जो ट्रंप बार बार 8वीं 9वीं 10वीं पता नहीं कौन बार बोल चुके कि हमने युद्ध रुकवाया, तुम क्या युद्ध रुकवाओगे? हम संप्रभु राष्ट्र हैं, हम दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर हैं, हम विश्व गुरु हैं, तुम रुकवाने वाले कौन होते हो? कहा नहीं कहा? इससे क्या पता चलता है? और वो आप जाकर के बिहार जाकर के, बंगाल जाकर के, फलाना जगह जाकर के ममता बनर्जी के खिलाफ बोलोगे, लालू के खिलाफ बोलोगे, राहुल के खिलाफ बोलोगे, इससे क्या होना है? आप देश के पब्लिक को कब तक मूर्ख बनाओगे? और अब बताऊं, जो अभी बोल रहे थे ओंकारेश्वर भाई कि बिहार में महिलाएं कह रही हैं कि आप सिंदूर लेकर के कौन हो आने वाले? हमारे पति का सिंदूर है, बाजार से खरीद के ला के देगा, हमारा पति ला के देगा। ये कंप्लीटली जो है दिमागी तौर पे बीमार लोग हैं, और बीमार हो गए, बीमारी इनकी बढ़ गई, और अभी पागलपन अभी और बढ़ेगा, क्योंकि बिहार में इनको लंबा झटका मिलने वाला। कल जो इन्होंने किया रोड शो, उसमें लोग नहीं थे, अपने इनके कार्यकर्ता ढेर सारे नहीं थे, क्योंकि कार्यकर्ता जो जमीन पे है ना, जो गांव में है ना, उनको लोग पूछ रहे हैं कि अरे बड़ा सेखी बघार रहा था, अभी कहाँ गया? और बिहार में आप जान लीजिए कि सबसे ज्यादा अखबार, मैगजीन, ये सब न्यूज देखने, पढ़ने, समझने वाले लोग हैं। इसलिए आप गौर कीजिएगा कि हमेशा वो जो देश जिस तरफ चलता रहा उससे अलग इसका नोट रहा। अगर मनमोहन सिंह की सरकार है तो वहां पे नीतीश कुमार की सरकार है, अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है तो लालू प्रसाद जी की सरकार है। ये सब सारी चीजें चलती रही। तो बिहार में इनका जो रोड शो है वो फ्लॉप होना। आप गुजरात का रोड शो देख लीजिए, गुजरात के रोड शो में कितनी भीड़ थी, कितना तिरंगा था, वो सब प्रायोजित था, सब उनके ठेकेदार दे रहे होंगे बैठ करके, क्योंकि सब तो ठेके पे काम हो रहा है। तो ठेकेदारों ने खरीद के लाया होगा 2-4 लाख झंडे तिरंगे खरीद करके, बनवाया होगा अंबानी जी के यहाँ से। अंबानी जी तो झंडे भी बनाते हैं। तो अब जो है बिहार में वो नहीं हो रहा है,
कि बिहार में इससे ये भी दिखाई पड़ता है कि नीतीश कुमार भले नाम भूल जाते हैं, आज मंच पर बोलते हुए मोदी जी का नाम भूल रहे हैं, बोल दिया उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम ले लिया, चलिए वो तो उनकी तबियत की वजह से, लेकिन इसका मतलब ये है कि जनता दल यू आपको जमीन पे साथ नहीं दे रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि आपने तो 2020 में जनता दल यू के साथ धोखा किया, वो आपने अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि बिहार में बीजेपी का या आरएसएस की कोई जमीन नहीं है। वो सवर्णवादी सोच वाले लोग उनके साथ कुछ खड़े हैं, जो सत्ता के साथ बदल जाते हैं, अभी इधर है कल उधर हो जाएंगे, वही लोग हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े थे, कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन कल जो है वो आपके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। तो मोदी जी जो कर रहे हैं, जो हर तरफ से एक्सपोज हो गए हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल तो भारी बेइज्जती हुई। कांग्रेस तो बेइज्जत नहीं कर रही, कांग्रेस तो खाली सवाल उठा रही है। अभी छीछा लेदर इनकी नहीं हुई है सड़कों पर, लोग छीछा लेदर अभी नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से इनके ट्रोलर्स गालियां देते हैं, विदेश सचिव से लेकर के सेना के जवान से लेकर के किसी, हम सबको गाली आते हैं ये लोग। और अभी देखिए वो बजरंग दल वाले, फलाना दल वाले गली गली घूम करके कहीं मटन की दुकान कोई बंद करा रहा है, कहीं कोई उछाड़ करवा रहा है, कहीं कोई बोल रहा है। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, एक वो जिम 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 है, वहां जाकर के बोल रहा है कि आप जो है किसी मुसलमान को तो नहीं रखा है, कोई ट्रेनर तो मुसलमान नहीं है, कोई यहाँ आ तो नहीं रहा है एक्सरसाइज करने के लिए मुस्लिम। ये कौन सा देश बना रहे हैं, ये क्या कर रहे हो आप? और वहां पर मुसलमान के जब देश में जाते हो तो आप वहां कहने लगते हो कि हमारे लिए सब बराबर है। अब आप देखिए ईरान, रूस, उसके बाद और कौन सा देश, दो तो महत्वपूर्ण देश है जो हमारे साथ कल तक खड़े थे। ईरान भी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा। अब ईरान के प्रधानमंत्री के साथ या रूस के राष्ट्रपति के साथ, इन सब जगह जाकर के जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो मीटिंग्स कर रहे हैं, वो डील कर रहे हैं, और आप यहाँ बिहार में अपना बिहार कैसे जीते इस पर बुद्धि लगा रहे हो, इसको क्या कहा जाएगा? और शशि थरूर जी ने और जो साथ में उनके प्रतिनिधि मंडल गए, उन्होंने क्या किया? कहीं कोई लिस्ट आया कि हाँ इन्होंने इससे मुलाकात किया और इस देश ने समर्थन में ये बात कही? कहीं से कोई खबर है? एएनआई एक साथ गया है, वो एक न्यूज दिखाता रहता कि ये एयरपोर्ट पे बैठ करके बात की, लॉन्ज में बैठ करके बात की, फलाना पत्रकार से बात की। अरे इसीलिए के लिए गए थे क्या भाई? तो मोदी जी क्या कर रहे थे इतने साल? तो पूरी तरह से गांव गांव में लोग ये सवाल कर रहे हैं कि भैया आपका सब दिख गया कि आप कहीं नहीं, गली के शेर हो, बाहर कुछ नहीं बोल पाते हो, झूठा मूठा तमगा लिया हुआ विश्व गुरु का। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनली दोनों ही देखें तो पॉलिटिक्स में एक तरह से फेल साबित होते हुए मोदी जी नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि जो डेस्परेशन है वो साफ तौर पर दिख रहा है, वो साफ तौर पर दिख रहा है कि जो कैसे इसको इनकैश किया जाए वो भी समझ में नहीं आ रहा है। तिरंगा यात्रा निकाली गई, वो फ्लॉप साबित हुई, तो कह दिया गया घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा, आप सिंदूर पहुंचाइए कार्यकर्ता, मैं रैलियां करूंगा, मैं रोड शो करूंगा और इसका क्रेडिट लूंगा ताकि आने वाले उसमें मुझे फायदा मिल जाए। दूसरी तरफ विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो रही है। मैं आपके पास आऊं अमरीश जी, उससे पहले एक छोटा कॉमेंट संक्षेप में आपसे ओमकारेश्वर जी, हर चीज का क्रेडिट मोदी जी लेते हैं, मैं ये समझना चाहती हूं कि इस बार वो खुद विदेश ना जाकर उन्होंने ये प्रतिनिधि मंडल बनाकर क्यों भेजा है? शहबाज शरीफ तो जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जा रहे हैं? विदेश जाने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए ना। आपने जितने लोगों के साथ फोटोएं खिंचवाई, जितने लोगों के साथ में सेल्फी ली, उनमें से एक व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं हुआ इस पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर में। और अब आपको स्वयं तय करना पड़ा कि भाई हमें ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना चाहिए। ऑल पार्टी डेलीगेशन का मतलब कि हमारी अपनी ताकत तो गई, हमारी पार्टी की ताकत गई, हमारी सरकार की ताकत गई, तीनों से नहीं संभल रहा है। अब सभी पार्टियों के लोग मिलके जाएं और बताएं दुनिया को कि साहब ऐसे हुआ था। अगर किसी विपक्ष के किसी एक नेता को चुनना होता तो ठीक है, 71 में जो इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को चूज किया था कि आप जाइए दुनिया को बताइए, और वो तब जब जीता था, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, एक बड़ी विजय हासिल की थी। लेकिन उसके बाद दुनिया में जो थोड़ी बहुत मरमरिंग और ये रोना पीटना पाकिस्तान कर रहा था, उसका जवाब देने के लिए भेजा कि जयप्रकाश जी आप जाइए जवाब देने, क्योंकि भारत एक है। उसके बाद यूएन में जब बात आई तो अटल जी को भेजा गया कि ठीक है आप जाइए।
किसी एक नेता को चूज करके भेजना किसी प्लेटफॉर्म पे एक बात थी, ऑल पार्टी डेलीगेशन, और उसमें भी आपने राजनीति की। भाई मेरी पार्टी का कौन सा नेता जाएगा हम तय करेंगे ना। अगर बीजेपी से किसी प्रतिनिधि को लेना है तो हम तय करेंगे ना कि किसको आप भेज रहे हैं, आप डिसाइड करेंगे ना कि हम चूज कर लेंगे कि सुब्रमण्यम स्वामी को हम ले चलते हैं बीजेपी की तरफ से, तब तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। नितिन गडकरी को ले जाते हैं साहब, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। आप राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जब देश संकट में है, देश पर युद्ध का वो साया मंडरा रहा है, युद्ध में झोंक दिया है आपने, अभी भी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर थमा नहीं है, उसके बाद तो पूरे देश को एक होना चाहिए। फिर भी आप हिंदू मुसलमान भी करने देते हैं, और फिर आपको चुनाव की पड़ी है। मतलब ऑल पार्टी डेलीगेशन जाके कोलंबिया को समझाए, पनामा को समझाए, किसी और कंट्री को समझाए, और आप जा रहे हैं बिहार। अरे साहब जम्मू कश्मीर चले जाते, उन पहलगाम के शहीदों के पास चले जाते, उनके परिवारों को आप सोफिया और उनका जो है कटआउट और उनके जो है वो लगवा रहे हैं। कितनी घटिया राजनीति है ये। भारत इसको याद रखेगा ना। इस तरह से नीचे उतर के फिर भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्या बिहार इस बात को भूला है कि आपने कहा था 60,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 1,00,000 करोड़ दे दूं, चलो 1,20,000 करोड़। राजा साहब 1,20,000 करोड़ भी आपके नहीं आए तो आप बड़ी बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं। कल एयरफोर्स के प्रमुख ने, हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत जी ने जो बात कही है वो एक तरह से बॉडी ब्लो अप है हमारी पॉलिसी का। चिथड़े उड़ा दिए हैं आपकी पॉलिसी के। उसने कहा कि एक भी प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये लाइन भी कही है कि जब हमें मालूम होता है कि ये नहीं मिलने वाला है तब भी हम साइन करते हैं। इससे ज्यादा कोई कहेगा? और वो क्या आपके विरोधी मीडिया के एयर चीफ मार्शल हैं या किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं या राहुल गांधी बोल रहे हैं? वो तो भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष बोल रहा है। उससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई वॉइस नहीं हो सकती। उसको डिनाई देश में कोई नहीं कर सकता। पूरे देश को अगर एकमात्र सम्मान सबसे ज्यादा किसी पर है तो वो भारतीय सेना पर है, वायुसेना पर, नौसेना पर, थल सेना पर, हमारी सभी आर्म्ड फोर्सेस पर है। उन्होंने ही देश को संभाल रखा है। उन्होंने ही ये प्रिसाइजन अटैक किए थे और वो कह रहे हैं कि नहीं साहब हमारे पास ये हालात हैं। वो उसने ये कहा है कि इस लड़ाई ने हमारी आंखें खोल दी है कि हम कहां खड़े हैं और किस स्थिति में हम हैं। और गृह मंत्री कह रहे हैं कि इतना नुकसान हुआ कि हमारे सिविलियंस पे अटैक किया, हमारे मंदिरों पे, मस्जिदों पे, सभी स्थलों पे अटैक किया, और आप जाके बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गजब हाल है। मतलब ये या तो आपकी पार्टी के लोग स्वयं आपको एक्सपोज कर रहे हैं। अब तो पवन खेड़ा की आवश्यकता नहीं है, वो तो सिर्फ इनके बयान चला दें, लोग पता कर लेंगे कि क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और ये सवाल अब जो है पूरा देश उठा रहा है। यही वजह है कि चाहे रैली हो, रोड शो हो, तिरंगा यात्रा हो या सिंदूर वाला, जो उन्होंने सिंदूर को एक तरह से एक प्रोडक्ट बना लिया है, और ये कितनी पवित्र चीज है। एक औरत होने के नाते भले ही मेरे धर्म में ये ना लगाया जाता हो, लेकिन मुझे एक औरत के तौर पर इसकी अहमियत पता है। और आपने कैसे उस अहमियत को जी बिहार, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल जाएंगी आप, वहाँ मुस्लिम महिलाएं भी सिंदूर लगाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपको फर्क महसूस नहीं होता है जब आप बिहार बंगाल जाते हैं, क्योंकि मैं गई हुई हूँ, कि वहां पर कौन मुस्लिम है कौन नहीं है। औरतें इस तरह से वहां पर सिंदूर और बिंदी सब कुछ लगाती हैं और बिल्कुल उसी ट्रेडिशन की तरह रहती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल अमरीश जी आपसे संक्षेप में, और फिर मैं आपके पास आ रही हूँ धनंजय जी लास्ट कमेंट के लिए, कि जब मोदी जी ये बोलते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, एक तरफ वो ये कहते हैं और दूसरी तरफ एयर मार्शल जो है, एयर चीफ जो है, वो आगाह करते हैं कि हमारे क्या 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 खामियां हैं। तो क्या वो ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं इसमें कि आप ऑपरेशन सिंदूर जारी होने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि जो सब कुछ अभी हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वो रिपीट ना हो, उसके लिए तैयारी तो करवा लीजिए पहले। देखिए ये बात अब सर्वविदित है कि भारत की जो सेना है वो पाकिस्तान से युद्ध के लिए भी तैयार नहीं है।
हम तैयार नहीं थे, नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं तैयार नहीं है। और ये बात बहुत ही एक बिजली के करंट की तरह पूरी जनता को लगी और जनता को एहसास हो गया है। और जब आर्मी के जो चीफ एयर मार्शल हैं, वो जब इस बात को कह रहे हैं साफ साफ, तो ये बात तो साफ हो गई ना कि आप तैयार नहीं है। दूसरी बात, आपका जो आपकी जो रेटरिक है वो आपकी जो रियलिटी है उससे बहुत आगे है। मतलब उसमें कोई तारतम्य नहीं है, आप जो बोलते हैं और जो सच्चाई जो यथार्थ है उसमें कोई ये स्थिति नहीं है। और फिर ये घर घर सिंदूर का आप सोच लीजिए कितना बड़ा दिवालियापन है। मतलब महिलाएं चप्पल लेके घर में बैठी हैं अगर कोई बीजेपी वाला सिंदूर लेके गया, ये बात तय। और वो कह चुकी हैं इस बात को कैमरे पे कि अगर कोई इस तरह की चीज हुई तो क्या हाल होगा। उसके बाद ये बात अभी कर रहे हैं कि हम 500 रुपए के नोट जो है वो बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे। अब इस तरह ये सब देखिए, ये सब इनका चल रहा है। और पाकिस्तान के आगे ऑलमोस्ट एक तरह से सरेंडर हुआ। तब भाई अगर ये देखा जाए, ये सीज फायर की बात कर लें, जिसकी बात कर लें, लेकिन सवाल ये है कि आपकी तैयारी नहीं थी, यू वर कॉट अनअवेयर्स। आपके पास उस तरीके जो आपके पास हथियार हैं और पाकिस्तान के हथियार, दुनिया ने देखा कि चलिए कुछ नहीं तो वो बराबर है। अब बराबर है तो यही तो आप नहीं चाहते थे कि दुनिया कि ये दुनिया समझे। आपको तो ये समझाना था कि हम सुपीरियर है, और ये तो कुछ भी नहीं। तो वहां पर तो ये तो इंप्रेशन चला गया ना, इसको तो कोई डिनाई नहीं करेगा कि बिल्कुल दुनिया ये समझ रही है कम से कम ये बराबर है। अब दुनिया समझ रही पाकिस्तान का एज है असलियत में, लेकिन चलिए हम मान लेते हैं दुनिया समझ रही है कि बराबर है। तो ये खुद ही बहुत बड़ी नरेंद्र मोदी के हारे। देखिए मिश्रा जी, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो चाइना का सवाल है, ये अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। चाइना के सवाल को भारत अगर नहीं हल करेगा, क्योंकि फिर से मैं कह रहा हूं, जियो पॉलिटिक्स में जो जियो होता है ज्योग्राफी, आपकी ज्योग्राफी ऐसी, आप चाइना के नेबर है, आपके बॉर्डर चाइना से लगते हैं। चाइना आपके लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश क्लेम कर चुका है। और आपकी क्या स्थिति होगी अगर एक टू फ्रंट वॉर, या जैसे लोग कहते हैं कि वन फ्रंट री इन्फोर्स वॉर, आपकी अगर उस तरह की वॉर हो जाएगी जिसमें पाकिस्तान से होगा और चाइना का पूरा समर्थन होगा, साइबर से लेके डिजिटल स्पेस से लेके सारी चीजें, जिसमें चाइना का आपसे 10 गुना ज्यादा हस्तक्षेप है। आपको पता है हम लोग तो अपने ब्रह्मोस की जो हमारी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से मैक 3 मैक 4 है। चाइना के पास मैक 23 मैक 24 वहां तक दुनिया पहुंच गई, रशिया के पास। अब ये जो सारी चीजें हैं, अब आप जियोपॉलिटिकल रियलिटी नहीं समझ रहे हैं। ये सीधी बात है। आप चाहते ही नहीं कि उसको समझे। तो ये देखिए, मोटा मोटी ये बात है कि आप चाइना के सवाल को हल करिए, रशिया भी हल हो जाएगा और भारत की विदेश नीति की समस्या भी हल हो। ये देखिए है साहब। बिल्कुल जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे ओंकारेश्वर जी? बहुत संक्षेप में धनंजय जी आपके पास आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ एक दो लाइन ऐड करना चाह रहा हूँ। और चाइना की बात इन्होंने की, चाइना का मसला इस तरह से भी फंसा है कि अभी जो सिंधु जल रोकने की बात हुई ना, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको सस्पेंड करने की और पानी को रोकने की, चाइना उसमें घुस आया है। कह रहा है कि आप इस तरह से किसी भी देश के अपर स्ट्रीम से आने वाले पानी को रोक नहीं सकते। उसमें उसको अपना भी स्टेक कह रहा है कि और अगर रुका तो फिर हम लोग भी कोई कदम उठाने को। हमें मालूम है कि हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में जितना पानी आता है वो चीन से होके आता है। तो ये अब सोचिए कि एक ऐसी शांत भली चीज चल रही थी और आपने उसको भी टांग अड़ाने का, पीछे से तो वो खड़ा ही था इस बार युद्ध में, अब वो सामने की लड़ाई में भी आपके साथ आ रहा है। ये गजब स्थिति पैदा कर दी है इस सरकार ने, जिस बात को राहुल गांधी ने आगाह किया था कि आप चीन और पाकिस्तान को एक ना होने दें और आप जो प्रयास कर रहे हैं उससे एक हो जाएगा, और अब वो विजिबली एक हो रहा है। जी बिल्कुल विजिबली एक हो गया है। और आप ये देखिए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान हाइफन भी हो गया है अब लोग एक तरह से। और ये तब है जब अभी पाकिस्तान में कितनी कमजोर सरकार है कि वहां की जनता भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और वो किस तरह से सत्ता पर काबिज हुए हैं। और वहां पर जो इमरान खान, आप ये देखिए कि वो कैसे जेल में है और किस तरह से सत्ता पर काबिज हुए, ये तब हो रहा है। और यहाँ पर ये क्लेम किया जाता है, भारत में ये क्लेम किया जा रहा है, हमारे देश में क्लेम किया जाता है कि भाई ये तो 56 इंची वाली सरकार है, यानी कि अब तक की सबसे मजबूत सरकार है, ये उनके रहते हो रहा है। तो इस फर्क को भी समझने की जरूरत है। धनंजय जी, लास्ट कॉमेंट आपका।
जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। सेना तो ताकतवर होती है, हमारे देश की सेना ताकतवर है, ये कई बार उसने साबित किया। लेकिन भारत की जो नीति रही दुनिया के स्तर पर, वो युद्ध वाली नीति नहीं रही। इसलिए हमने हमेशा कहा कि हम पर कोई वार करेगा तो हम उस पर रिटेलिएट करेंगे, हम पहले किसी पर वार नहीं करेंगे। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री पूरे देश में घूम घूम करके बोल रहे हैं कि मैंने मिट्टी में मिला दिया, अभी भी बोल रहे हैं मिट्टी में मिला दिया, ये क्या भारत की भाषा हो सकती है? ये भारत की भाषा हो सकती है? भारत की पहचान दुनिया में किस बात को लेकर के? नेहरू ने जब देश आजाद हुआ था, दुनिया के सामने कौन सी तस्वीर रखी थी भारत की? गांधी ने कौन सी तस्वीर रखी थी भारत की? क्या ये तस्वीर रखी थी कि हम सबको मिट्टी में मिला देंगे? भारत का संदेश था मानवता का संदेश, और ये संदेश था कि दुनिया जो है, पंचशील की बात हो चाहे और दूसरी बातें हो, हम जो जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, उसका क्या मकसद कि हम किसी ग्रुप में नहीं रहेंगे, मारपीट में नहीं फंसेंगे, हम सबकी तरक्की की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं। क्या मोदी जी सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं? क्या सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है कहीं किसी और देश से आया हुआ विचार है? वसुधैव कुटुंबकम क्या किसी और देश का विचार है? तो नरेंद्र मोदी खुद क्या इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, आज उनका इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाला गणित दिखाई पड़ रहा है। देखिए, राष्ट्राध्यक्ष, सेना जो लड़ती है वो सेकेंडरी है, हम सेना को सम्मान करते हुए बोल रहे हैं। प्राइमरी होता है कि राष्ट्र लड़ रहा होता है, राष्ट्राध्यक्ष बात कर रहा होता है, और जो कूटनीतिक टेबल पे जो बात होती है, दोनों हमारे विशेषज्ञ हैं विदेश मामलों के, मैं उतना विदेश नहीं जानता हूं, लेकिन जो थोड़ा बहुत जानता हूं कि देश का जो विदेश मंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, वो लड़ता है, वो बात कर रहा होता है, वो अपने रिश्तों को देख रहा होता है। तो जो प्रधानमंत्री हैं या जो विदेश मंत्री हैं या जो और दूसरे मंत्री हैं, क्या वो अपनी हैसियत, अपनी पढ़ाई, अपनी बुद्धिमत्ता से दुनिया को कन्विंस कर पा रहे हैं? आपको ये जो अभी भेज रहे हैं 7 प्रतिनिधि मंडल, क्या आवश्यकता थी उसको भेजने की? तो कहीं ये इतने फ्लॉप हो गए हैं। और ये क्या, एक और है ना, मियाँ जी गिरे तो क्या हुआ, टांग तो ऊपर है। अब इस देश की जनता को समझना, इन्होंने तो अपना सब दिखा दिया, हम लोग तो बहुत पहले से जानते थे। मैं तो आज से 10 साल से बोल रहा हूँ कि ये देश का बंटाधार करने वाले सरकार आई। मोदी जी के बूते नहीं है, ये गुजरात नहीं है देश जब बात करते हैं तो पूरी दुनिया को देखना पड़ता है। और जब आप जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा एक स्थायी दुश्मन है, चीन हमारे साथ जो है एक बड़ा दुश्मन का रोल निभाता रहता है, कितने लोगों ने बोला है। और जो धोखा देने वाला देश है, चीन जो है हमेशा धोखा देने वाले देश के तौर पे जाना जाता है। और अब अभी देखिए, अब यार क्या खबर आ रही है कि रेड नोट करके जो है वो ऐप है, उसके जरिए नॉर्थ ईस्ट में जो है भारत के खिलाफ वो जहर फैला रहा है। जैसे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में चला करके देश भर में मुसलमानों के खिलाफ, कांग्रेसियों के खिलाफ, जो पत्रकार सही बोल रहे हैं उनके खिलाफ जो नफरत फैलाया है, उसी तरह चीन कर रहा है। तो बहुत सही बात कही ओंकारेश्वर भाई ने कि अगर पाकिस्तान और चीन दोनों एक साथ मिल करके आप पे हमला करता है या आपसे भिड़ जाता है, तो आप क्या करोगे? जी, क्या करोगे ये बताओ, देश को जवाब दो, क्या करोगे आप? क्या आपके हवन करने से क्या सरहद पे हवन करोगे और दुश्मन भाग जाएंगे? या सब बाबा को बुलाओगे, बोलो कि मंत्र पढ़ो, सारे दुश्मन गायब हो जाएंगे? क्या करोगे आप? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, ये सवाल है, क्योंकि इस बार देश ने देखा कि ये लड़ाई सीधे तौर पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में नहीं हो रही थी, बल्कि ये रियलाइज किया गया और तमाम एक्सपर्ट्स ने ये बताया कि ये दरअसल ये लड़ाई पाकिस्तान, चीन और भारत के बीच में ये एक तरह से हो रही थी, जिसको पूरे तरीके से इससे पहले या इसकी चीजों को देखकर एक तरह से इसको इग्नोर किया गया, और उसका नतीजा क्या हुआ वो सब हमारे सामने है, वो भी हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अमरीश जी आपका, ओंकारेश्वर जी आपका, धनंजय जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जाते जाते आपसे खबर में ये साझा करना चाहते हैं, एक इन्फॉर्मेशन कि अब सोमवार से आप नजर और नजरिया, आपका जो कार्यक्रम है जो लगातार आप 4 बजे देखते थे, वो आप 5 बजे से देखेंगे। तो अब मैं आपके सामने कल के बाद से, सोमवार से मैं आपके बीच 5 बजे हाजिर होंगी, तमाम ज्वलंत खबरों का विश्लेषण लेकर, एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार।